मैंने 50 साल खोए हैं इस राजस्व विभाग में। कहता हूँ ये सारी लड़ाई हमारी क्यों हो रही है एसडीएमओ में, कि मुझे एसडीएम का चार्ज मिल जाए, मैं 143 से लाभ कमाऊं, मैं मुकदमे से लाभ कमाऊं। न्याय नहीं करने कोई बैठ रहा वहां, मुझे राइट दे दो बस। 1 महीना हो गया देहरादून के अंदर, परसों नए हमारे डीएम ने कर दिया कि सम विषम जमीन आप मुकदमा। मैंने तो सुना गाड़ियों में जब पोल्यूशन ज्यादा होता है ऑड इवन वहां लागू होता है। यहाँ तो यहाँ मुकदमे में लगा दो, यहाँ मुकदमे में लागू कर दिया है कि दोनों खुश हो जाए। दोनों खुश हो जाए जी। तो इसका मतलब जो यूथ का कंसर्न है अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपनी पहचान को बचाना, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं सहमत हूँ, बट सर आपकी बातों से ये लग रहा है ये सिस्टम तो बिल्कुल सड़गल गया। 100% सड़ा गया इस समय। बता तो रहा हूं, किसी को डर ही नहीं है। मुझे कहना है, मैं झिझक नहीं है। ठेके होते हैं ठेके। कौन देहरादून का चार्ज मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा? क्यों भाई, सारे में सरेआम है। अभी सब कह रहे हैं कि साहब एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है। मैं देख रहा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, दूसरे मंत्रियों का भी अचानक आवाज निकलने लगी। सर आपको लगता है कि ये यूज परमानेंट हो जाना चाहिए कि भाई हम एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर नहीं करेंगे? आपको लगता है मूल निवास और भू कानून का आपस में संबंध है कि आपको इसको भी, मूल निवास को आप छोड़ नहीं सकते? आप भू कानून पे कह रहे हैं कि साहब भू कानून पे हम भूमि सुधार या नया कानून, मजबूत कानून लाएंगे, लेकिन साथ में आप उसको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। देखिए, आप मूल निवासी जब तक नहीं बताओगे कौन है, आपका आज तक निर्धारित ही नहीं हुआ। 2013 से पहले तो क्लियर था सर। पहले तो 50 का ही माना गया था। बिल्कुल, और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है। हाँ, वो 1950 से ही माना जाता, पर आप धड़ाधड़ बन रहे हैं, उसको अस्थाई प्रमाण पत्र बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। इस प्रदेश का जनमानस लंबे समय से एक मजबूत भू कानून की मांग कर रहा है। अब मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान आना कि अगले बजट सत्र में हम इस प्रदेश को एक मजबूत भू कानून देंगे, उसके बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने जो भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह भविष्य में देखने का विषय होगा कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन बहुत जरूरी है उत्तराखंड के जनमानस को यह जानना कि उत्तराखंड का मौजूदा भू कानून क्या कहता है, भविष्य में कैसा भू कानून उत्तराखंड को चाहिए, हमें अपनी कृषि भूमि बचानी है तो हमें किस तरह के प्रावधान करने होंगे, अगर हमें जो हमारे जिनके पास जमीनें हैं वो कहीं लैंडलेस ना हो जाएं, उनको बचाने के लिए क्या करना होगा, और अगर भविष्य में उत्तराखंड के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बचाना है, जिसको हम जनसांख्यिकी असंतुलन कह रहे हैं इस समय, उसके लिए क्या जरूरी है, और साथ ही साथ मूल निवास पे हमारी सोच क्या होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे और बहुत ही खास मेहमान देवभूमि डायलॉग के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने 50 साल राजस्व जुड़े मामलों को दिए हैं। एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और आप जानते हैं, बिकॉज आप लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं राजस्व जुड़े मामलों में, ये जो उत्तराखंड का जनमानस जो डिमांड कर रहा है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि 50 साल आपने अपने जीवन के इस क्षेत्र को दिए हैं, उस डिमांड पे आपकी टिप्पणी क्या है? जो जनमानस की सोच है उससे मैं सहमत हूँ कि उत्तराखंड राज्य का आय का मेन स्रोत जो है वो कृषि है। तो कृषि भूमि को बचाना और कृषि भूमि को सुरक्षित रखना, ये हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक जो यहाँ का सदस्य है उसका एक परम कर्तव्य है, और वो होना चाहिए। नहीं तो ये प्रदेश दिन पर दिन अपनी कृषि भूमि को खोता जा रहा है, जिससे यहाँ जनमानस पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। इसलिए जो मांग उठाई जा रही है, वो जनता जो पीड़ित होती जा रही है दिन पर दिन, यहाँ दिन पर दिन जो पत्थरों के मकान बनाए जा रहे हैं,
और कृषि भूमि को ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें सरकारें फेल हो रही हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि सख्त से सख्त कानून बने। पर कानून बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कठोरता से लागू किया जाए और ख़ासकर राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार हैं और हमारा सरकारी तंत्र उसके लिए जिम्मेदार है। जिन्होंने जितने भी अभी तक इसके बारे में कानून बने हैं उनका पालन नहीं किया, अंशतः पालन नहीं किया, कुछ भी पालन नहीं किया गया। मैं अपने परिचय थोड़ा देना ज़रूर चाहूँगा सर। कि मैं 1972 से वकालत में हूँ और 1976 से मेरा वकालत का लाइसेंस है। मैं 20 साल तक सरकारी वकील रहा हूँ और डीजीसी राजस्व, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व रहा हूँ। जिला शासकीय सिविल भी मैं 4 साल तक रहा हूँ और मैंने 6 महीने तक डीजीसी क्रिमिनल का चार्ज भी रखा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह इस कानून को समझता हूँ कि मैं समझता हूँ। उत्तराखंड राज्य बनने पर ही 2001 में ही ये मांग उठने लगी थी कि हमारा अपना कानून होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है वो बची रहे, उस पर एकदम बाहर के जो लोग हैं आकर सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि भूमि को समाप्त ना करें। इसके लिए विचार शुरू हो गए, हमारे आंदोलन में भी इसका भाग रहा। मैं आपको ये भी बताऊं कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भी मैं सक्रिय रहा हूं। मैं बार का लगातार 7 साल प्रेसिडेंट रहा हूं और मेरे ही कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की हुआ है। मेरे ही अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। मैंने ही तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह थे, उनके साथ बैठकर राउंड द टेबल बैठ के इस उत्तराखंड राज्य को बनाया है। तो हमें दर्द होता है कि हमने जिस सोच के तहत इस उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, वो आज वो सोच तो ख़त्म हो गई। आज तो यहाँ पर बाह्य जो लोग हैं उनका राज चल रहा है और कृषि भूमि को ऐसे लूटा जा रहा है जैसे सब शामिल हैं उसके अंदर। मैं स्पष्ट कहूँगा और कठोरता से कहूँगा कि हमारा सरकारी तंत्र फेल है, हमारा राजनीतिक तंत्र फेल है। ये लुटा रहा है इस ज़मीन को और इसलिए लोग इसमें मांग उठा रहे हैं। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज आपने कृषि भूमि की बात की, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जब ये राज्य बना था तब हमारे पास 7,69,944 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड थी। 2022 में 5,68,488 हेक्टेयर हो गई, यानी 2 लाख हेक्टेयर कम हो गई। इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि मेजॉरिटी पार्ट आपकी पड़ती भूमि है, जिसपे हम खनन, माइनिंग, इन सब को करते हैं, और एक बड़ा भाग बंजर भूमि का है। और आप कह रहे हैं कि आपकी 60-65% आबादी आज भी खेती पे निर्भर करती, जो आपने कंसर्न जताया। बिल्कुल। इसका मतलब हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ने, अगर हम एग्रीकल्चर को ही खत्म कर देंगे, एक तो हमारे लोग लैंडलेस हो जाएंगे, दूसरा हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ने जा रहा है कि हमें आज की तारीख में, जब उत्तराखंड राज्य बना था, कि हम कृषि के मामले में, अनाज के मामले में बहुत हद तक अपने में सक्षम थे कि हम अपना देश प्रदेश चला सकते थे। पर आज की तारीख में जैसे हो रहा है, क्योंकि जो कॉलोनाइजर आ रहे हैं बड़े बड़े, जो भी यहाँ पर हो रहा है, वो कृषि भूमि को ले रहा है, बंजर भूमि को लेना नहीं चाहता, वो खराब भूमि नहीं चाहता, वो कृषि भूमि, क्योंकि उसमें सुविधाएं मिलती है उनको, वो कृषि भूमि के प्रति कर रहा है। कृषि भूमि में इतनी छूट मिलती जा रही है, दिन पे दिन जो कानून बनता जा रहा है वो उनको लिए लाभदायक होता जा रहा है। तो कृषि भूमि कम होनी है। अगर कृषि भूमि कम हो गई तो यहाँ अनाज उत्पादन कम होगा। जो यहाँ की हमारी जो मुख्य, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि देहरादून की बासमती फेमस थी, क्या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में फेमस थी। आज बासमती का एरिया ही नहीं रहा है देहरादून में, बासमती नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। तो ये क्या है? कहाँ गई वो ज़मीन जो बासमती पैदा करती थी, जिसका पूरे दुनिया के अंदर नाम था? वो एरिया कहाँ चले गया? वहाँ सारे कॉलोनाइजर बन गए, बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बड़े बड़े वो बन रहे हैं। उनको क्या पहाड़ों पे जाके बसना नहीं आ रहा है?
वो जरूर है उन्हें कृषि भूमि देहरादून चाहिए, हरिद्वार चाहिए या उधम सिंह नगर चाहिए। वो पहाड़ों को भी तो विकसित कर सकते हैं। वो वहाँ मेहनत क्यों नहीं करते? क्योंकि पहाड़ की जनता भी खुश हो, हमारी आम जनता जो पहाड़ की है वो भी बेचारी खुश हो। पर कृषि भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप चले जाए पूरे देहरादून के अंदर नहीं, हरिद्वार में देख लें कि कृषि भूमि को ही लूटने की कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताऊंगा कि 2001 के अंदर पहली बार सर जब कानून बनाने की कोशिश की गई, उस समय नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और एस.के. दास तथा सोहनलाल जी तत्कालीन CRC जिसे हम कहते हैं, जो आज के तारीख में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनके चेयरमैन और वो सदस्य थे। पहला जो 2001 के अंदर एक आया संशोधन, उस पर यहाँ पर आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ। अध्यादेश आया था, जो अध्यादेश आया पहला, उस पर लोगों ने आंदोलन करा कि भाई इससे तो जो हमारे भी राइट हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके राइट भी ख़त्म हो रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ। हम भी उस आंदोलन में क्योंकि सक्रिय थे पहले से ही, हमको भी जोड़ा गया। तो बाद में ये बात आई कि भाई जो यहाँ के जानकार लोग हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको पकड़ा जाए। मुझको बुलाया गया। मैं आज बता सकता हूँ कि 2002 के अंदर जब मुझे बुलाया गया, उस समय एस.के. दास जी हमारे थे और सोहनदास जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया। और पंडित नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई इसमें हमको ऐसा कानून चाहिए जो हिमाचल जैसा हो और जिसमें हमारी एग्रीकल्चर लैंड बची रहे, इसको कैसे हम बचाएं। तो ये तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पंडित नारायण दत्त तिवारी का मैंडेट था कि हमें एग्रीकल्चर लैंड बचानी है। उन्होंने कहा कि हमें बचानी है। तो हमने कहा कि ठीक है। मैंने अपना एक ड्राफ्ट बना के, मुझे याद है, मैंने 1.5 पेज का एक ड्राफ्ट दिया और कुछ धाराओं को मैंने कहा कि इसमें ये अमेंड कर दिया जाए, UPZLR एक्ट, और आपका समस्या हल हो जाएगी। तो जैसे ही वो ड्राफ्ट मेरा गया पहले एस.के. दास जी के पास और सोहनलाल जी के पास, कहने लगे इतना आसान था, हम तो इतने दिन से परेशान हैं इसमें। हमने कहा नहीं, कर दीजिए आप। इन सेक्शनों के अंदर आप अगर ये पाबंदी लगाते हैं, ये जोड़ देते हैं, तो आपका समस्या हल हो जाएगी। थोड़ा बता पाएंगे वो पाबंदी आपने क्या उस ड्राफ्ट में मिल ली, क्या कहा था आपने? हमने धारा 129 हमारी है ZA की, जिसमें हमारे वर्गीकरण है खातेदारों का कि एक हमारा सीरदार जो है जिन्हें बेचने का राइट है, एक असकर्मीय अधिकार वाले हैं, एक वो है आपके असामी जिनको बेचने का अधिकार नहीं है। तो हमने कहा इसके अंदर एक नया जोड़ दिया जाए कि 129 खा जो है, एक नया खातेदार बना दिया जाए, जिसको ज़मीन दी जाए सिर्फ यहाँ बसने के लिए, और वो भी एक खातेदार बना दिया जाए। बाद में उसे गवर्नमेंट ने वर्ग 1 का ग बनाया, जिसे एक बार 500 पहले उस समय 500 वर्ग मीटर की रखी गई थी। और इसी तरह 154 सेक्शन है, 152 के अंदर हमने एक पाबंदी लगाई कि भाई आप ज़मीन के अंदर जो आपके पावर टर्नियाँ हो रही हैं, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, और पावर टर्नी उसी आदमी को दी जाए जो 171, 172, 173, 174, 175 के अंदर जो उन्हें विरासत जा रही है, वो लोग एक दूसरे को पावर टर्नी दे सकते हैं। बाहर के आदमियों को पावर टर्नी देना, थर्ड पार्टी को नहीं दी जा सकती, थर्ड पार्टी को ना दे। वो आज भी सेक्शन यथावत है, वो मेरा बताया हुआ सेक्शन है जो आज भी एक्ट के अंदर भी मौजूद है। उसके अंदर सिर्फ एक छूट दी गई थी कि पहले 1 साल तक के लिए उनको छूट दी गई थी कि जिनके पास पुराने एग्रीमेंट या पुरानी वो हैं पावर टर्नियाँ, वो इतनी तारीख तक उसको ले लें। जो बाकी मैंने धाराएं दी थी, मुझे आज भी अफसोस है कि उसमें क्या हुआ कि राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र उसमें अपने अमेंडमेंट कराने शुरू कर दिए कि नहीं जी इसमें ऐसा, इतनी छूट दे दो, इतनी ये कर दो, इतनी कर दो। वो छूट देने के बावजूद भी उसका उद्देश्य ही खत्म कर दिया गया। जो मेनली ड्राफ्ट था उसका उद्देश्य ही खत्म कर दिया। मतलब जो मैंडेट था उस मैंडेट को खत्म कर दिया गया क्योंकि इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई कि जो चाहे गवर्नमेंट से जाए, अनुमति ले ले और जितनी मर्जी ज़मीन खरीद ले, जिस पर्पज़ के लिए भी खरीद ले, और उसको
एक बार पर्पज के लिए दे दी और बाद में उसका पर्पज भी बदलने की राइट गवर्नमेंट को हो गया। तो गवर्नमेंट जब छूट देती जा रही थी तो ज़मीन कहाँ से बचनी थी, ज़मीन में बिकती गई और ज़मीन में बिकती रही और ज़मीनों में बिल्डिंगें खड़ी होनी तो ये जो 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है, इसके लिए कारण सरकार हुई है। जिम्मेदार है। इसी कारण सरकारें जिम्मेदार हैं और सरकारी तंत्र जिम्मेदार है। मैं बिल्कुल डंके की चोट कह सकता हूँ कि इसमें सरकारी तंत्र ने बिल्कुल आंख मूंद के काम करा है। किसी ने भी आज तक एक आदमी की भी जमीन बेस्ट नहीं करी है। उस कानून के तहत पाबंदियां जो छूट देने के बाद भी लागू करी गई थी दिन पे, सबसे पहले तो उसके अंदर कमी क्या कर दी गई कि लगा दिया गया कि जो नगर निगम क्षेत्र, जबकि कानून के अंदर जमींदारी विनाश अधिनियम जो है हमारा, इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि जो 7 जुलाई 1949 एक तिथि है कि उस तिथि को जो भी जमीन नगर पालिकाओं की सीमा से बाहर है होगी और जो नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर होगी, जो अंदर होगी उस पर जेड एप्लीकेबल नहीं होगा, जो बाहर होगी उस पर जमींदारी विनाश अधिनियम पूर्णतः लागू रहेगा। पर इसमें जितनी संशोधन किए जा रहे हैं उसमें दबाव के तहत, मैं तो कहूँगा दबाव के तहत, राजनीतिक दबाव कह लो या हमारे सरकारी तंत्र का दबाव कह लो, उसमें ये लिख दिया गया कि भाई नगर निगम, टाउन एरिया, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, इसमें ये अमेंडमेंट लागू ही नहीं होंगे। और हमारे देहरादून को ही ले लो आप, अभी पिछले 2-3 साल पहले तो 100 वार्ड बना दिए हैं। हाँ, तो आप तो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, वो करते ज्यादातर एरिया को आप नगर पालिका में, और उसको लागू करते हुए भी ये लिख दिया कि वो भी नगर पालिका सीमा में आ गए हैं, इसलिए तो वहां पर वो एक्ट लागू ही नहीं होगा। तो वहां धड़ाधड़ जमीनें बिक रही हैं क्योंकि उस पर तो पाबंदी नहीं, खत्म कर दी आपने पाबंदी। क्यों करी, क्यों आप छूट देते जा रहे हैं दिन पर दिन? रही सही कसर 2018-19 के अंदर तत्कालीन हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नया कानून बना दिया कि भाई क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भूमिधर जो है वो अपनी ज़मीन को किराए पर नहीं दे सकता, लीज पर नहीं दे सकता। 157 हमारा एक सेक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ जो खेती करने योग्य नहीं है, जैसे सैनिक है या अपाहिज है, उन आदमियों को अपनी ज़मीन को खेती पर देने का, ठेके पर देने का राइट है, बाकियों को नहीं है। अगर वो ज़मीन देते हैं तो वो ज़मीन के मालिक हो जाएंगे जिसको वो ज़मीन देंगे। 156 हमारा है, 165 हमारा, 164-65 में ये सब लिखा है। पर उन्होंने क्या कर दिया 18-19 के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद कि 30 एकड़ तक ज़मीन कोई भी व्यक्ति कृषि कार्य के लिए लीज पर ले सकता है और 30 साल के लिए लीज सकता है। तो बताइए 30 साल परमानेंट लीज मानी जाती है। उसके बाद तो फिर यहाँ किसका कानून, किसका क्या, किसकी कृषि भूमि बचानी है। उसके साथ साथ ये उसके अंदर जोड़ दिया गया कि जो हिली एरिया है उसके अंदर एनी पर्पज, किसी भी कार्य के लिए वो 30 एकड़, लेकिन वो पर्पस तो डिफाइन था ना, उसमें हॉस्पिटैलिटी था, हॉस्पिटल्स था, एजुकेशन था, रिजॉर्ट था, टूरिज्म था। वो तो पहले शुरू में था, ये जो नया आया 2018-19, बट उसमें भी यही था एडवोकेट शर्मा, उसमें भी आपने सेक्टर वाइज रखा था कि इन सेक्टरों में अगर आप निवेश करेंगे तो 12.5 एकड़ का जो आपका आपने कैप लगाया है वो कैप आपने हटा दिया। नहीं, उसमें सिर्फ एक राइडर लगाया गया था कि जो हिली एरिया, देहरादून में भी हिली एरिया है, तो जो हिली एरिया है पूरा गढ़वाल हिली एरिया में आता है, पूरा हमारा कुमायूं हिली एरिया में आता है, उसका वो मैदानी क्षेत्र जो घोषित हो रखा है, जो मैदानी क्षेत्र घोषित है उसके अंदर, मैदानी क्षेत्र के अंदर तो आप 30 सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोगे, पर हिली एरिया के अंदर एनी पर्पज लिखा है उसमें, एनी पर्पज, किसी पर काम के लिए भी आपको जमीन चाहिए। बट वो कह रहे हैं कि हमने एक राइडर भी लगाया कि अगर 2 साल तक उस पर्पज से कोई आदमी नहीं लेता तो ये स्वतः निहित हो जाएगी सरकार पे। वो कह रहे मैं पहाड़ में निवेश ले जाना चाहता था, अभी उनका स्टेटमेंट था। बिल्कुल उन्होंने दिया है, पर आज तक कितनी जमीन वेस्ट करी है, कितने आदमियों को है, 4-4, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए हैं। अब तो उत्तराखंड इस एक्ट को बने को भी जो संशोधन है ये कम से कम 20 साल तो हो गए ना, ज़्यादा हो गए। तो 20 साल हो गए, तो बताइए ना कितनी ज़मीन आपने करी है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि एक परिवार के अंदर अगर 4 आदमियों ने ज़मीन खरीदी है 500, 250 पर मीटर, वो इनलीगल है। हमारे यहाँ
डेफिनेशन दे रखी है 154 के अंदर। पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक यूनिट है, वो 154 में 12.5 एकड़ जमीन तक खरीदने जिनके पास मौजूद है उनके लिए पाबंदी है। पर उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट दी कि कुटुंब की परिभाषा के अंदर सोसाइटियां नहीं आती, कंपनियां नहीं आती, उनको राइट है, उन पे ये पाबंदी नहीं लगा सकते। यही देहरादून के केस में हुआ है। इसी देहरादून के केस में जो हमारा जीआरडी वालों का केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने करा हुआ, गवर्नमेंट ने उसमें रिव्यू डाला था, वो भी खारिज हुआ। बट आपको लगता है, अब वो कह रहे हैं कि साहब हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, बट सवाल इस बात का है, आप कह रहे, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कहा परिवार की परिभाषा तय है कि एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके जो बच्चे डिपेंडेंट नाबालिग हैं, तो मान लीजिए वो 250 वर्ग मीटर सवा नाली कह लीजिए इसको, जैसे 250 वर्ग मीटर मतलब सवा नाली, पहाड़ में हम नाली के हिसाब से चलते हैं। अब है क्या, मान लीजिए पति ने अपने नाम पे जमीन ली और पत्नी ने वहां, तो पति ने तो चलो अपने फादर ऑफ लिखा है, पत्नी ने भी उसके नाम पे जमीन ली, उसने क्या वाइफ ऑफ ना लिखवा के डॉटर ऑफ लिखवा दिया, अपने पिता का नाम दे दिया। अब आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे? इसमें एक बड़ा हमारा हिस्टोरिकल केस हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कि हमारे भाभी शब्द आया। एक केस में क्या हुआ कि एक भाई ने, देवर ने या जेठ ने अपनी भाभी को एक पावर टॉर्नी दे दी और उस पावर टॉर्नी से जमीन बिक गई। क्वेश्चन उसमें पैदा हुआ कि भाई भाभी तो शब्द आया ही नहीं है 171 के अंदर, बड़ा महत्वपूर्ण है 171, 72, 73, तो उसको पावर टॉर्नी कैसे दे दी? उसके अंदर मेरी तरफ से भी आर्गूमेंट हुआ, हमारे साथियों और अधिवक्ता साथियों ने भी आर्गूमेंट करा कि भाभी कब बनेगी? जब वो पत्नी होगी तभी तो भाभी बनेगी, भाई की बीवी होगी तो भाभी बनेगी ना। ऐसे ही विधवा कब बनेगी? जब वो किसी की पत्नी होगी तभी विधवा बनेगी ना। तो ये इस तरह के जो सरकारी तंत्र जो बीच में पैदा करता है जानबूझ के, उससे उनका बाह्य उद्देश्य होता है कि भाई आप आम पब्लिक को परेशान कर दो, आम पब्लिक को। भाभी की रजिस्ट्री कैसे? भाभी तो शब्द ही नहीं है इसके अंदर। तो भाभी कब बनेगी? जब पत्नी बनेगी भाई की तभी वो भाभी बनेगी। विधवा कब बनेगी? जब वो पत्नी होगी किसी की तभी विधवा बनेगी। अभी पावर टॉर्नी की बात लीजिए आप, पावर टॉर्नी में ये शब्द आया कि जैसा मैंने आपको बताया 172, 173, 174, 175, उसके अंदर जो आ रहे हैं कैटेगरी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरी कैटेगरी है कि उसमें भाई अपने भतीजे को भी दे सकता है, कानूनी रूप से दे सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए आप पैसे दे दो तो जो मर्जी करा लो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो नहीं जी, ये तो ब्लड रिलेशन में आता ही नहीं है। हाँ, फिर वो अपना इंटरप्रिटेशन बताएंगे, वो अपना तो ये कानून को जो है वो हमारे जो जहाँ पर, क्योंकि इस एक्ट के जो हमारे अमेंडमेंट हुए हैं इसमें रजिस्ट्रार की बहुत बड़ी पावर, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ऐसे मामलों को पकड़े। तहसीलदार की, पटवारी की ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ऐसे जो अवैध ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो रहे हैं, या एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदी, दूसरा द्वारा उसे बेच दिया, फिर तीसरी बार। सर वो तो मनी मेकर बन गए, वो सारे मनी मेकर, करोड़पति बन रहे हो, उन पर तो किसी का हाथ नहीं है। अभी मुझे कहना नहीं चाहिए कि अभी जो पिछले साल से आप देख रहे होंगे कि वकील हमारे बेचारे जेल काट रहे हैं। कौन काट रहा है जेल में? वकील तो आपने जेलों में डाल दिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। बनाने वाला कौन है? उसका यूटिलाइज करने वाला कौन है? अगर रिकॉर्ड रूम से फाइल निकली है तो कितने आपने रिकॉर्ड रूम के डीएम उसके लिए जिम्मेदार हैं। डीएम की कस्टडी में सारा रिकॉर्ड माना जाता है, चाहे वो रेवेन्यू का है चाहे वो रजिस्ट्री का है। कितने डीएम को आपने सस्पेंड कर दिया, कितने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने म्यूटेशन करा, कितने तहसीलदार सस्पेंड कर दिए? नहीं करे गए। सिर्फ पब्लिक के 2-4 आदमी पकड़ लिए और कर्मचारी भी वो पकड़े गए जो बेचारे टेम्परेरी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर दिया। तो हमें हो गया जी, हमने कर दिया कानून। तो फर्जी घोटाला क्यों हो रहा? जब सुविधा मिलने लगी कि ज़मीन को हड़प लो, पैसा दे के जो मर्जी करा लो, जब ये धारणा बन गई तो हुआ है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सबसे बड़ी कमी क्या आई यहाँ पर।
यहाँ पर पूरे देहरादून में एक अभिलेख प्रक्रिया चलाई गई जिसे बंदोबस्त भी कहा जाता है, नाम बंदोबस्त कह देते हैं। उसके अंदर आपने देखा हो कि पहले एक आदमी का एक खसरा नंबर, जैसे मैंने अब सपोज आपको बताता हूँ कि खसरा नंबर 200 है, वो पहले एक आदमी के नाम था, उसने 3 आदमियों को बेच दिया। पटवारी की, कानूनगो की, तहसीलदार की ये ड्यूटी है कि वो उसको बटा नंबर विभाजित करे नंबर। एक आदमी ने उसे भूमिधर के रूप में खरीदा है तो 1, 2, 3 तो बटा 2, 200 बटा 1, 200 बटा 2, 200 बटा 3। वो 200 बटा 1, 200 बटा 2, 200 बटा 3 कब पड़ेगा? पहले नक्शे को अमेंड करेंगे, उसे कहते हैं नजरी नक्शा, जो संशोधित करके पहले रेड लाइन से उसको संशोधित करेंगे, तब वो 200 बटा 1, 200 बटा 2, 200 बटा 3 डालेंगे और तीनों का नाम खतौनियों में, खसरा में अलग अलग दर्ज होगा। खसरे, जब आपने नया अभिलेख प्रक्रिया चलाई, देखिए अभिलेख प्रक्रिया पूरे देहरादून, मेरी गारंटी है, उन्होंने क्या कर दिया, उस तरमीमी नक्शा जिसके बेस पर आपको पता लगना था कि आपका 200 बटा 1 कौन सा नंबर है, उसको उन्होंने जानबूझकर, कहाँ गया वो तरमीमी मैप जिसके बेस पर नया नक्शा बना है। नए नक्शे में आपने क्या कर दिया, नंबर तो डाल दिए, का, खा, गा, घा, घा, वो है ही नहीं नक्शे के अंदर। कॉलोनाइजरों ने क्या करा, आपकी जमीन में, अब एक उदाहरण देता हूं कि आपने तो 2 बीघे जमीन आपकी थी, सड़क के, मेन सड़क के ऊपर थी, आप अपने घर में बैठे हैं कि भाई मेरी जमीन तो मैं है और काबिज भी हूं। वो आपकी जमीन पैसा लेके 2 किलोमीटर दूर डाल दी, आपके खतौनी में एरिया पूरा लिखा हुआ है, आप बेचारे घर में अनपढ़ आदमी है, बैठे हैं। कॉलोनाइजर गया, उसने पैसे दिए, अपनी ज़मीन 200 बटे 1 जहाँ आपका नंबर था वहाँ उसे का खा करके अपने डलवा लिया और आप मालिक बन के बैठ गया। अब वो 2-4 साल बाद जाता है कि मेरी ज़मीन पर आप काबिज है खौड़ियों से। उन गरीब आदमियों के साथ इतना बड़ा अन्याय करा जा रहा है और मैं उसको बार बार उठा रहा हूँ हर एक कोर्ट के अंदर, और यही हो रहा है, यही देहरादून में हो रहा है। और सबसे बड़ा घोटाला ये हो रहा है, पता ही नहीं है। आप उनसे पटवारी से कहो भैया का खा मुझे नाप के बता दो, कहता मैं कैसे नाप दूं, इसमें तो नक्शे में ही नहीं है, कैसे नाप दूं? तो किसके साथ वो धोखा हो रहा है, किसने धोखा कर रहा है? ये सरकार ही धोखा कर रही है ना, सरकारी तंत्र धोखा कर रहा है कि आपने का खा गा डाल तो दिया पर उसे नक्शे में क्यों नहीं उतारा। आज ज़्यादातर मुकदमा इस बात पे लिए चल रहा है और लोगों को धोखा हो रहा है। कहाँ से? और अगेन यहाँ इंटरेस्ट कॉलोनाइजर का, बस कॉलोनाइजर का पैसा। मैं बताता हूँ आपको इस समय क्या हो रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे वकालत नहीं आप खुल के बोलिए। मैं चाहता हूं एडवोकेट शर्मा आप अपनी दिल की बात 50 साल की वकालत में मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर आप गरीब हैं और आप मालिक हैं ज़मीन के, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आपसे कहा जाएगा कि भैया 1 करोड़ की ज़मीन है, आप कितना रिश्वत देते हो? कॉलोनाइजर कहेगा 1 करोड़ की 50 लाख रिश्वत देने को तैयार बैठा है वो, और उसके हक में किया जाता है। क्यों? कि जो बेचारा गरीब है वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाए, वो 50 लाख रुपया कहाँ से लाए? अगला ये सोचता है कि 50 लाख रुपये दे के मैंने 50 लाख कमा लिए। आजकल ये मुकदमेबाजी चल रही है। कैसे होगा गरीब के साथ अन्याय? कैसे होगा ज़मीन बचेगी, कृषि भूमि? उसे पता भी नहीं, उसकी ज़मीन बिकती जा रही है आगे से आगे। और हमारे जो बैठे हैं इसको बचाने वाले लोग, वो बिल्कुल मिले हुए हैं, उनकी कॉलोनियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी। हमारे ऑफिस, मुझे कहने से डर नहीं है, हमारे ज़्यादातर ऑफिसर जो यहाँ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, सबकी यहाँ पर कॉलोनियों में हिस्सेदारी है। आप जांच करा के देख लें, अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी से जांच करा रहे हैं तो पता लग जाएगा कि कौन सा ऑफिसर कितनी ज़मीन का मालिक है और उसके परिवार के लोग कितने मालिक हैं, सब पता लग जाएगा। और वो इतना पैसा लाया कहाँ से आया? सब यहीं से कमा के लगाया भाई। एमडीडीए आपका है, एमडीडीए का एक चपरासी जो है करोड़पति है, कहाँ से बन गया वो करोड़पति? कहाँ गई ईडी? उस पर क्यों नहीं वहाँ पता, क्यों नहीं पता करते कि उसने कई बिल्डिंगें खरीद रखी हैं, कई प्लाट खरीद रखे हैं? ऑफिसरों के तो छोड़ दीजिए। तो ये सारी ये ज़मीन हड़पने के लिए तो पैदा हो रहे हैं। अब आ रहा है, देखिए पिछले 2-3 साल से कानून को बदलने की बात हो रही है, फिर आंदोलन शुरू हो गए। क्यों हो गए भाई? अगर हमने ईमानदारी से जो कानून लागू थे उनको आज भी पालन किया होता तो क्या पब्लिक दुखी होती? मुक्त भोगी हो गई है पब्लिक, वो लूटती जा रही है। बट सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
मैं आपका कंसर्न और आपके सेंटिमेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम फेल हो गए एज ए स्टेट। जो हिमाचल ने डॉक्टर परमार के नेतृत्व में किया वो हम यहाँ नहीं कर पाए, जबकि आपको उस समय ये बात चल रही थी, मतलब आपकी पंडित नारायण दत्त तिवारी से चर्चा हुई। 100% ये था कि उत्तरांचल बिल्कुल हिमाचल की तरह का कानून बनाए, जैसा हिमाचल में आज भी है। बाहर का आदमी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, बहुत पाबंदी है उस पर। और वहां कोई अमेंडमेंट की हिम्मत भी नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर यही सवाल होता ईमानदारी है ना वहाँ। नहीं, लेकिन जब हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ तो सारे राजनीतिक दल हाउस में बैठे थे, किसी ने भी विरोध नहीं किया। सिर्फ एक व्यक्ति का मुझे इनाम याद है, वो तब केदारनाथ से आई थिंक विधायक थे, मनोज रावत। उन्होंने कुछ अपने मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, लेकिन बाकी तो सब लोग सहमत थे। उन्होंने कहा निवेश आएगा। दिक्कत यह है कि सब बात तो ये दिखाए जाते हैं कि जी अगर ये एग्रीकल्चर लैंड में उद्योग नहीं लगाए जाएंगे तो यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा। अरे बाबा, जिन लोगों को खेती का रोजगार मिला हुआ है उनसे तो छीन रहे हैं ना रोजगार। उनको आप खेती करना क्या है? खेती करना स्वयं में एक अपना व्यवसाय है। आप उससे साम दंड भेद उसकी ज़मीन को खरीद कर उससे पैसा देकर नौकरी करवाना चाहते हैं उससे। जो मालिक है एक ज़मीन का, जो खेती करने का अधिकार रखता है, खेती का मालिक है, उसको आप बना रहे हैं कि एक सरकारी तंत्र का नौकर बन जाए या किसी कंपनी का नौकर बन जाए। उसकी ज़मीन को नहीं बचाओगे कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोन देंगे, आप अपना व्यवसाय खोलो, ये करो। आपने कृषकों को बचाने की क्या करी? तो आपकी बात से एक बात तो बड़ी स्पष्ट होती है कि एग्रीकल्चर यानी खेती और किसान को बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। नहीं, जब से ये राज्य बना है बिल्कुल हम नहीं उनके लिए हर पल मुश्किलें पैदा करते रहे। हमने उनकी बेशकीमती ज़मीनें ले ली अपने अलग अलग तरीकों से, और आज यही कारण है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा हमारी बिक कृषि की गई। चली गई। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी। ये तो मोटा सिर्फ मोटा आप आंकड़ा है। वो आप आंकड़ा बता रहे हैं जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्टाम्प दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है, दिन पे दिन वो स्टाम्प बढ़ता जा रहा है। तो क्या यहाँ पर 100% गवर्नमेंट के स्टाम्प रेट पर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं? क्या हो रही हैं? कभी जांच करा किसी ने? 80% पैसा आज भी ब्लैक में मिलता है। आज भी डिमोनेटाइजेशन हाँ के जी, बाद भी नोटबंदी के बाद भी सब। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, वास्तविकता है। वो कीमत कौन इतना स्टाम्प देने को तैयार है गवर्नमेंट को? बट अभी तो सर्कल रेट बहुत बढ़ा दिया सरकार ने। जितना बढ़ाओगे उतनी चोरी होगी। जितना आप कानून को सख्त बनाते जाओगे उतना चोरी होगी। उसमें चोरी करने वाले कराने वाले कौन? चोरी करने वाला सक्षम आदमी होगा, गरीब नहीं। गरीब डरता है, सक्षम आदमी नहीं डरता। और कराने वाला कौन है? जो चोर का साथ देगा। वो सरकारी तंत्र है, उनका काम बड़े आसान से हो जाता है। उनका म्यूटेशन भी हो जाएंगे, उनके सब कुछ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये अब 250 वर्ग मीटर है, पहले 500 था तिवारी जी के टाइम पे, फिर खंडूरी साहब ने उसे 250 कर दिया, लेकिन वो भी नगर पालिका क्षेत्र के बाहर वाली बात है। आपको लगता है ये क्लॉज ने भी हमारी कृषि जमीनों को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई? बहुत बड़ी। आज भी हम उस 250 क्लॉज को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इसे हम रहने देंगे, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको देखेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये हम 250-500 ना भी रखते तब भी हम ज़मीन बचा सकते थे। जो अमेंडमेंट हमने चाहे थे, अगर उनको रखा जाता तो ये 250-500 की कोई बात ही नहीं होनी थी। तो आपने जो उस समय ड्राफ्ट बनाया था, आप हिमाचल के कानून से इम्प्रेस थे? बिल्कुल। हम हिमाचल के अपने जेडे में दिए गए प्रावधानों से हम वो थे कि अगर इनको ही सख्ती से लागू कर दिया जाएगा तो यहाँ ज़मीन बिकेगी नहीं। तो आपको लगता है बहुत देरी हो चुकी है? अब देरी तो हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा लुट गया। अब भी अगर ध्यान नहीं दिया गया इसकी तरफ तो अंधेरा है। आप देहरादून की सड़कों का हाल समझ रहे हैं, ट्रैफिक निकल सकते हैं आप। जहाँ एक देहरादून के अंदर डालन वाला एरिया के अंदर 5 बीघे में एक नक्शा पास होता था, आज उस 5 बीघे के अंदर 50 नक्शे पास होते हैं। एक मंजिल का जहाँ मकान बनता था, फ्लैट बनता था, आज 20 मंजिल में
कितनी गाड़ियां आएंगी, कितना लोग रहेगा उसमें, कितनी आबादी बढ़ती जा रही बट है। आबादी तो बढ़ती जाएगी ना। बढ़ती बढ़ा रहे हैं ना। But- आपने यहाँ इतनी सुविधा पैदा कर दी है कि हर आदमी चलो देहरादून में चलो, चलो चलो हरिद्वार में चलो, क्योंकि जमीनें बड़े आराम से मिल रही हैं। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे लैंड यूज चेंज का खेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है कि कैसे एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर कर दिया जाता है कि आप उसे देखते क्यों नहीं हैं। तो आपको लगता है कि हम जब अब ये कह रहे हैं कानून बनाएंगे, हमें इन सब बातों को एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये जो लैंड यूज चेंज करने का ये भी एक बहुत खराब तरीका है। इसमें भी जो आपने कहा कि बहुत सारी खामियां हैं। क्या बात कर रहे, किसी कॉलोनाइजर का नक्शा कभी कैंसिल हुआ है? एक गरीब आदमी का नक्शा नहीं पास हो सकता। हम तो लड़ते हैं, हम तो एमडीडीए, मैं 15 साल एमडीडीए का वकील भी रहा हूँ, और उस समय ऐसा नहीं था। वो इससे बनने से 84 से लेके 2000 तक मैं एमडीडीए का भी वकील रहा हूँ, पर उस समय तक ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर थे, इतना नहीं था। आज की तारीख में आप एक छोटा सा मकान बना के देख लें, बिना पैसे दिए आपका नक्शा पास नहीं होगा। और कॉलोनाइजर को, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसरों के हाथ वो हैं, हिस्सेदारी हैं, नेताओं की रिश्तेदारी है। मैं तो कहूँगा, मैं ना डरने वाला किसी से, क्यों डरूँ मैं? बट सरकार जब एक सख्त भू कानून लाएगी तो ये सब कॉलोनाइजर, नेता, सब एक होंगे। ब्यूरोक्रेट जिनके बड़े बड़े लैंड बैंक हैं, ये तो बहुत प्रेशर करेंगे। आज भी प्रेशर है। तो आपको लगता है अगर ये कानून आता है और सच में बहुत सख्त कानून आता है तो ये बड़ी हिम्मत की बात होगी? बिल्कुल। देखिए 4-5 साल हो गए, यूपी ने तो, इतना बड़ा यूपी है, 2006 में एक सारे कानूनों को, रेवेन्यू के कानूनों को एक साथ करके संहिता बना दी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। 2012 में उसे बिल्कुल लागू भी कर दिया। कितने साल, 12 साल हो गए लागू हुए। यहाँ पर 5-6 साल से उसे बनाया जा रहा है, से बंद करा जा रहा है, फिर थोड़े दिन बाद उसको जिन पैदा कर दिया जाता है कि भाई इसे अब हम इसमें कमेटी बनाएंगे, अब इसमें ये करेंगे। कितनी कमेटियां बनाओगे? बट ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है इसके? टालना है, डिसीजन नहीं लेना है, टालना है। स्वार्थ है अपने अपने। लोगों को पहले पता लग जाता है कि क्या कानून होने जा रहा है गवर्नमेंट का। मैं आपको बताता हूं, वर्ग 4 वर्ग 3 की जमीनों का अभी गवर्नमेंट के अंदर अभी चर्चा ही होती है कि वर्ग 3 जमीन है आसामी, जिसको बिकने का राइट ही नहीं है, बेचने का राइट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट वोट लेना है ना, वर्ग 3 को हम भूमिधर बनाएंगे। मेरे पास लोग आए, शर्मा जी वर्ग 3 जमीन गवर्नमेंट भूमिधर बनाने जा रही है। अरे मैंने, कौन से कानून में बना देंगे? वो कौन सा कानून है ऐसा? कानून में तो नहीं बन सकते भूमिधर, जो साफ लिखा है वो भूमिधर बन ही नहीं सकता। कि नहीं नहीं गवर्नमेंट करने जा रही है, हम ज़मीनें खरीद लें। श्रेणी 3 जिसे आसामी कहते हैं, उसकी ज़मीनें खरीदने को तैयार बैठे हैं लोग कि गवर्नमेंट करने जा रही है। अभी गवर्नमेंट में चर्चा भी नहीं होती तो वहाँ पहले से खरीदने। वर्ग 4 की ज़मीन जो है वो है जो राज्य सरकार या ग्राम सभा की ज़मीन पर जिन्होंने अवैध कब्जे करे हैं, उन ज़मीनों में आप सब्ज बाग दिखा देते हैं हर एक इलेक्शन से पहले कि जी हम इनको सबको नियमितीकरण करेंगे। वोट लेने के लिए करना है ना। वो ज़मीनें कहाँ जाती हैं फिर? कॉलोनियाँ बस गई इतनी बड़ी बड़ी, इसीलिए तो बसी है। उन्हें भूमिधर बनाने की आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं, पर जो साधारण आदमी, जो आम आदमी है, उसको कोई लाभ नहीं है उसका। कॉलोनाइजरों को लाभ होता है, वो ज़मीनें खरीदना शुरू कर देते हैं उसको। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं। अब जैसे शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है सर, हाँ, आप देखिए उसको 143 करके वो जेडे से बाहर देखिए, निकाल देते, 2000 फिर वो कानून लागू नहीं होता, आप उसे बेच देते, मेरा कौड़ियों के जिस भाव दिन खरीद से- लेते हैं। मैं जिस दिन से इस कानून के अंदर कर रहा हूँ, देखिए जहाँ ये आ रहा है ना, जहाँ ये 157, 154 जहाँ जहाँ ये पाबंदियाँ हैं, वहाँ लिखा है एनी लैंड, कोई भूमि। वहाँ एग्रीकल्चर भूमि नहीं लिखा। और मेरी ये शुरू से ही वो थी, मेरा सोच भी थी और मेरा विचार भी था कि ये एनी हर लैंड पे लागू होता है। भले 143, यहाँ 143 करोड़ रुपया कमाया जा रहा है अनुमतियाँ दे देकर। और क्यों? उस बात को 2011 के अंदर हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई एनी लैंड का मतलब है कोई भूमि, चाहे वो किसी ने 143 भी करा ली है, पर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ कृषि भूमि नहीं लिखा, एनी लैंड लिखा है। जब एनी लैंड लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कोई भूमि, हिंदी में कोई भूमि, इंग्लिश में एनी लैंड। तो एनी लैंड का मतलब, वहाँ कृषि भूमि क्यों नहीं लिख दिया उन्होंने कि जो कृषि भूमि नहीं होगी,
जो कृषि भूमि होगी उस पर तो लागू होगा कानून, और कृषि भूमि नहीं होगी उस पर लागू नहीं होगा। बहुत सारे हैं। जब वहाँ एनी लैंड शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ एनी लैंड में एग्रीकल्चर भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो इसको कमाई का साधन बनाया गया। लड़ाई होती है हमारे यहाँ, मुझे कहना चाहिए इस समय। मैं आज देहरादून का एक उदाहरण दूंगा आपको। यहाँ 2-2 एसडीएम बैठा दिए गए हैं। हर एसडीएम चाहता है 143 का मुझे मिले, मैं सुनूं 143। इससे क्या होता है? 143 डिक्लेयर होगा तो ये जैसे आपने कहा कि बिकती जा रही है जमीनें। क्यों भाई वो 143 क्यों? सिंपल है, ड्यूटी है एसडीएम की कि मौके पर अगर जाए, मौके पर अगर ज़मीन का परिवर्तन हो गया है रिपोर्ट ले और उसे बदल दे। पर वहाँ तो करोड़ों रुपया कमाया जाना है ना 143 का अनुमति देकर। पर सर हमें डर नहीं लगता? कुछ नहीं डर ऊपर तक सब मिले हुए हैं भैया। कह देना आसान है। प्रेमचंद शर्मा आज बोल रहा है डर की चोट बोल रहा है, डरता नहीं है किसी से, क्योंकि मैंने 50 साल खोए हैं इस लैंड के, इस राजस्व विभाग में। कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, मुझे चैलेंज कर दे कि सारी लड़ाई हमारी क्यों हो रही है एसडीएमओ में, कि मुझे एसडीएम का चार्ज मिल जाए, मैं 143 से लाभ कमाऊँ, मैं मुकदमे से लाभ कमाऊँ। न्याय नहीं करने कोई बैठ रहा वहाँ, मुझे राइट दे दो बस। 1 महीना हो गया देहरादून के अंदर, परसों नए हमारे डीएम ने कर दिया कि सम विषम जमीन आप मुकदमा। आज 10 दिन बाद मैंने अपना एक दावा, वो कह रहे नंबर 1 अगर पड़ गया इसमें तो वो दूसरी एसडीएम को चले जाएगा। अरे मैंने डाल लो ना फिर, जिस एसडीएम के यहाँ डालना है दावा जाए तो। कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि नंबर 2 आपके यहाँ रखना है। क्यों भैया आपके यहाँ क्यों रखना है? उसे जहाँ मर्जी भेज दो। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हर आदमी तो सुना गाड़ियों में जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है ऑड इवन वहां लागू होता है। यहाँ मुकदमे में लगा दूं, यहाँ मुकदमे में लागू कर दिया है कि दोनों खुश हो जाए। दोनों खुश हो जाए जी, कि एक उनका झगड़ा कम हो जाए। पुराने मुकदमे भी अब हो क्या रहा है, एक 4 मुकदमे एक आदमी के हैं। ये असली में सबका साथ सबका विकास है, विकास हो रहा है। तो इस तरह हमारी सोच जब ये होगी तो फिर हमारा सोच में हम क्या सोचेंगे। तो इसका मतलब जो यूथ का कंसर्न है अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपनी पहचान को बचाना, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं। सही है। मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं सहमत हूं, मैं भी उसका पीड़ित हूं। मेरे पास भी लोग आते हैं, शर्मा जी हमें लाभ पहुंचा दो, किसी तरह हमें जितवा दो, किसी तरह जितवा दो। अरे बाबा जितवा कैसे, कानून तो देखने को तैयार ही नहीं है कोई। बट सर आपकी बातों से ये लग रहा है ये सिस्टम तो बिल्कुल सड़गल गया है। 100% सड़ा गया इस समय। बता तो रहा हूं, किसी को डर ही नहीं है। मुझे कहने में झिझक नहीं है, ठेके होते हैं ठेके। कौन देहरादून का चार्ज मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा? क्यों भाई, सारे में सरेआम है। देहरादून का एसडीएम बनेगा, देहरादून का डीएम बनेगा, देहरादून का वो बनेगा, वो होगा, उसे देहरादून ही चाहिए। क्यों भाई, ठेकेदारी किस बात की? सभी जब आपको पद तो एक ही है भाई, पर्टिकुलर आपको चाहिए जगह। बट सर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका मतलब मुझे आपकी बातों से ये लगा अगर एक मजबूत कानून आ भी जाएगा, उस स्पिरिट पे इंप्लीमेंट नहीं होगा तो उसके भी हाल यही हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज जो है, असली चुनौती है उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना। अगर 20 साल हो गए हैं जितने अमेंडमेंट हमारे हुए थे, इस सोच को हुए थे, अगर उनको ही ईमानदारी से लागू कर दिया जाता तो आज ये जो 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन आप बता रहे हो, ये मुश्किल से 50 ही होती। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं जो ज़्यादातर लोगों की बातें, मैं उस पक्ष को भी सामने रखना चाहता है। वो कहता है हमारा संविधान हमें एक फ्रीडम देता है, हम कहीं भी जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रोज़गार कर सकते हैं। तो क्या अगर हम बहुत सख्ताई से पेश आएंगे कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं होगा? जम्मू कश्मीर में जाके खरीद तो लो ज़मीन। पर 370 के बाद तो वहाँ भी लैंड खरीद रहे हो। ना जी, नहीं, अभी भी नहीं खरीद सकते। सर मैं अभी जम्मू हिमाचल में जाके, आप हिमाचल में खरीद लो, उनकी धारा 118 है। उधर चले जाए ना, ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह, उधर जाके खरीद के देख लो ना। क्यों वहाँ की सरकारें जब चला सकती हैं तो यहाँ वाली सरकार क्यों नहीं चला? ये भी तो हिल एरिया है, हमारा उत्तराखंड राज्य भी तो हिली एरिया है। यहाँ कितना मैदानी इलाका है, कितना मैदानी इलाका है इसके पास। वो मैदानी इलाका ही हमें अनाज देकर पाल सकता था,
जिसे लुटाया जा रहा है। क्या पहाड़ों पे खेती हो जाएगी इतनी ज़्यादा? क्या वहाँ ट्रैक्टर चल जाएंगे, मशीनें चल जाएंगी खेती के लिए? वहाँ तो वही सिस्टम है, प्रकृति जितना आपको देगी उतना ही तो करोगे। बट सर, लोग ये कहेंगे, जो लोग खासकर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहेंगे एडवोकेट शर्मा कैसी बात कर रहे हैं, अगर आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा किसी भी स्टेट में तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसका विकास कैसे होगा? क्यों नहीं आएगा? अगर हमारे यहाँ पर जो उत्पादन है, एग्रीकल्चर का उत्पादन है, वही अगर टॉप पे होगा तो भैया, आजकल आप जा रहे होगे मार्केट के अंदर तो क्या कहते हैं, कौन सी सब्जी है ये? दो तरह की सब्जी है ना, जिसमें वो पड़ा हुआ है, खाद पड़ी हुई है, जिसमें खाद नहीं पड़ी, नेचुरल खाद पड़ी हुई है, वो ज़्यादा दुगने रेट पर बिक रही है। तो क्यों? एक में पेस्टिसाइड है, एक ऑर्गेनिक है। एक ऑर्गेनिक है। तो भैया ऑर्गेनिक खेती कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार उसकी तरफ मेन ध्यान देना, क्योंकि ये तो हमारा प्रकृति ने हमें दिया है, ऐसा वातावरण दे रखा है कि देखिए, हमारा राज्य ऐसा है जिसके अंदर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, हर तरह का मौसम है। हर तरह का एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमारा सबसे तो हम जो सब्जी सर्दियों में होनी है उसको हम पहाड़ों पे क्यों नहीं पैदा कर देते? जो गर्मियों में होनी है उसे मैदानी में कर लो। बट शर्मा साहब, पहाड़ों में तो लोगों ने लगभग खेती छोड़ दी है, जंगली जानवरों के डर से। सुविधा नहीं मिल रही है ना, कोई किसी प्रकार की सुविधा कौन दे रहा है? पलायन करते जा रहे लोग, उन्हें भी देहरादून चलो, वहाँ जाके अच्छा मकान, बेचारे वहाँ की ज़मीनें बेच के आके यहीं तो ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन लूट भी रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, वो कॉलोनाइजर लूट रहे हैं उन्हें। जो ज़मीन उन्होंने 10,000 रुपये बीघा खरीद दिया, 10 लाख रुपए बीघा बेच रहे हैं। और देखिए, एक बड़ा खेल आज आपको मैं बताता हूँ कि जब आप ज़मीन को खरीदने जाएगा कॉलोनाइजर, तब वो कहेगा मैं वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदूंगा, जो गवर्नमेंट ने लिखा है, हेक्टर के हिसाब से खरीदूंगा। हमारा बीघा 770 वर्ग मीटर उसका है, वर्ग मीटर का, हेक्टर कह दो उसे, 770 या वर्ग मीटर कह दो। जब वो बेचेगा उस ज़मीन को तो कहेगा नहीं, गजों में बेचूंगा, बीघों में बेचूंगा। तो 752 का बीघा है, कितना फ़र्क आ गया। और आज की तारीख में 1 वर्ग मीटर का रेट 1 करोड़ तक है। कितना फ़र्क पड़ता है, आप हिसाब लगा लो कि कॉलोनाइजर कैसे लूट रहा है पब्लिक को। और ये बिना नेताओं के सपोर्ट के, ब्यूरोक्रेट के सपोर्ट के हो नहीं सकता। तो वो पैसा क्या, वही तो है 770 का बीघा, और कहाँ 752 का बीघा। तो सर, हमारे अगर 18 वर्ग मीटर, आज की तारीख में 18 वर्ग मीटर का, जरा राजपुर रोड पर रेट तो देखो, या कहीं भी पूरे देहरादून में देख लो। और ये रेट बढ़ाए भी किसी ने, कॉलोनाइजर नहीं बढ़ाए। आप गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ती इसे? जो हमारी प्रणाली, बीघों की प्रणाली आज से 50 साल पहले ख़त्म कर दी गई, एकड़ हेक्टर आ गई, उसको एकड़ हेक्टर में ही क्यों नहीं करा जा रहा? क्यों नहीं करा जा रहा? कोई भी रजिस्ट्री होगी तो हेक्टरों में होगी, या उसमें वर्ग मीटर में होगी। उसमें लिख देते हैं वर्ग गज। वो पब्लिक को लूटना ही तो है, लूटा ही तो जा रहा है। और कॉलोनाइजरों को हरा जी, वो वर्ग मीटर का रेट नहीं बताएंगे कभी भी आपको, वो तो कहेंगे गजों का रेट है जी हमारा। अबे गज कहाँ से आ गए? गज तो ख़त्म हुए भी कितने साल हो गए गज ख़त्म में। तो प्रणाली ही हमारी बदल गई है, सारी रिकॉर्ड हमारा बदल गया सारा। तो ये चीज़ें क्या हमारी सरकार को, हमारे सरकारी तंत्र को याद दिखाई नहीं दे रही? तो फिर सरकारी तंत्र क्यों नहीं गजों में रेट तय कर देता? सर, आप अपने अनुभव से मुझे बताइए कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, कमेटी है, हम हर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती? देखिए, मेरे लिए कितना अफसोस की बात है कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि जब नारायण दत्त तिवारी थे 2001 में, तो मुझे माना गया सीनियर वकील है प्रेमचंद शर्मा, बुला लिया जाए। अब अगर यहाँ नया कानून बनाया जा रहा है लैंड से संबंधित, तो प्रेमचंद शर्मा को क्यों नहीं पूछा जा रहा? 20 साल तो मैं भी गवर्नमेंट का वकील रहा हूँ, हर तरह से इस कानून को जानता हूँ, हर किताब में मेरा नाम छपता है।
तो हमें क्यों एक तरफ कर दिया गया भाई? आपको क्या कारण लगता है? कारण राजनीतिक। तो शर्मा जी तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली है, जो बात कहेंगे बिल्कुल डटे रहेंगे, उस पर झुकने वाले नहीं है। जो सही है वो सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। वो ऐसे आदमी नहीं मतलब चलता। आप कह रहे आज का समय ऐसा आ गया, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले नहीं नहीं, व्यक्ति उसको की नहीं, उसको बिल्कुल मानना ही नहीं चाहता। उसको कहते हो तो उसको इग्नोर करो। वो पागल है, ये भी कह देंगे। क्यों भाई? जब गले में फंसती है सरकार के भी, हमारे नए जो आते हैं, जो हमारे ऑफिसर भी आते हैं, शर्मा जी इसका हल बता दो, हमें बचा दो, इसमें हम फंस रहे हैं। अरे बाबा, जब आप कानून बनाने जा रहे हैं, आपने क्या किन आदमियों को रखा उसमें, जिनकी, जो अभी एक आध आदमी को छोड़ के बाकी वो आपने भर लिए अपने, जिन्हें ABC भी नहीं पता इस कानून की, जिन्होंने कभी इस मुकदमे को लड़ाई नहीं कभी, वो बना रहे हैं आपकी संहिता। जो डंके की चोट बात करके कानून को, जब मैंने कहा कि मैंने ऐसा कानून बना के दिया था नरेंद्र तिवारी की सरकार में कि अगर उसे लागू कर दिया जाता तो आज ये समस्या पैदा ही नहीं होनी थी, तो मैं पागल हूं क्या जो मैं कह रहा हूं? आज भी उसके अंदर जो धाराएं लिखी जा रही हैं ज़्यादातर तो मेरी हैं, जो मैंने बताई थी। अब जैसे हिमाचल में है ना, हिमाचल में कोई भी सरकारें आ जाए, वो वहां के भूमि कानून की धारा 118 को छूती भी नहीं है, नहीं छूते वो, छेड़छाड़ की सोचती भी नहीं है, हिम्मत तो बात की बात तभी है। तो बट सक्सेसफुल हमारे यहाँ तो जब चाहो तब अमेंडमेंट हो रहे हैं, इसका एकदम मतलब होता जनता है। का खौफ ही नहीं है। हर तीसरे दिन अमेंडमेंट आ जाता है यहाँ तो। अभी आपने 143 वाली बात कही, अभी हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले शरद शर्मा जी हमारे हाई कोर्ट के जज माननीय, उन्होंने लगातार 3, 4, 5 रूलिंग दे दी। पहली रूलिंग उनकी क्या दी, जो मैंने आपको बताया था, त्यागी रोड वाली, संजय गुप्ता में उन्होंने कह दिया कि जहाँ नगर निगम है वहाँ LR एक्ट लागू ही नहीं होता। LR एक्ट जो है अब हमारा 1901 का भू राजस्व अधिनियम, वो लागू नहीं होता। तो गवर्नमेंट को जब गले में फंसी, पे म्यूटेशन कैसे कर रहे हैं आप? DM उसी के अंदर, उसी कानून के अंदर DM है, उसी कानून के अंदर हमारे सारे पद, जितने ऑफिसर हैं, उसी कानून से बनता है, उसी कानून से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनता है, उसी कानून से कलेक्टर बनता है, तहसीलदार बनता है, पटवारी बनता है, सब उसी कानून से तो बनते हैं। जब गले में फंसने लगी है तो फिर अमेंडमेंट हुआ नहीं 2022 में, तब इन्होंने कह दिया कुछ भी हो LR एक्ट पूरे एरिया पे लागू होगा। कर दिया ना, हम लोगों से सलाह ली गई, हमने कहा करिए अब, तो वो रूलिंग ख़त्म हुई और आज फिर से म्यूटेशन वगैरह शुरू। पिछले 2 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अब क्या हुआ? अब यही जो बात आ गई है, जो आ गया कि हर अमेंडमेंट हमारा जो है नगर पालिका, नगर निगम, ये टाउन एरिया, इस एरिया में लागू नहीं होगा। तो उन्होंने, हाई कोर्ट ने, बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट ने रूलिंग देनी शुरू कर दी भाई। जब आपने ये कह दिया लागू नहीं होगा तो यहाँ कैसे लागू कर रहे हैं आप? तो यहाँ मुकदमे कैसे चल रहे हैं? ये आपका जो आया है वहाँ का, अभी विधानसभा जो हुई है उसके अंदर आपने विधानसभा में रखा इसको, संशोधन विधेयक पास भी कर दिया। अभी तक गवर्नर का पता नहीं साइन हुए नहीं, हमें हमारी नॉलेज में नहीं आया कि उसमें लिख दिया कि ZA एप्लीकेबल होगा, चाहे नगर निगम में हो जाए, कितना भी एरिया हो जाए, उसमें ZA एप्लीकेबल होगा। वो अभी तक हमारे पास गजट तो आया नहीं उसका, पर हुआ है गैरसैंण में जो अभी विधानसभा हुई है उसमें पास हुआ। वो कैबिनेट ने पहले पास करा, फिर वहाँ से पास भी हो गया। अब गवर्नर के साइन कब हुए? दिक्कत यह है कि हम जब उत्तर प्रदेश राज्य में थे तो गजट, जितने कानून बनते थे उनका गजट प्रकाशन एकदम होता था, गजट नोटिफिकेशन आता था और उसको बार एसोसिएशनों को भी दे दिया जाता था, और कलेक्ट्रेट में गार्ड फाइल होती थी, उसके अंदर रखा जाता था। आज गजट आती ही नहीं, वहीं छप के 2-4 कॉपियाँ रख ली, अपने अपने पास रख ली, जब ज़रूरत हुई तो उसे चालू कर दिया। पब्लिक के लिए कहाँ है?
तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ कहाँ? रही, पारदर्शिता है ही नहीं। वो क्यों? आपको लाभ देना है तो गजट निकाल लिया, हाँ, इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से कर अपने लिया। अपने से कर लिया, क्योंकि भाई हमारे पास है। क्यों भाई? उसको पब्लिक के अंदर प्रकाशन क्यों नहीं होता उसका? क्यों नहीं उसे अखबारों में छपवा देते कि ये कानून बन गया? अब बता दे मुझे 2001 ये 2003 4 5 के बाद कौन से कानून को आपने अभी मैं आपको बताऊं, गैरसैंण में माननीय विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए बड़े यूनानिमस तरीके से, लेकिन आज तक जनता को नहीं पता है। सब कह रहे हैं लेकिन वो बात अभी तक आई नहीं है कि एग्जैक्टली बढ़ा कितना है, कि जनता के पैसे का कितना बढ़ोतरी आपने टैक्स के पैसे का माननीय विधायकों को दिया। बट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक आदर्श, आपके हिसाब से एक आदर्श भू कानून जो क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक बात अभी बीच में आई है। देखिए, हरिजन पर पाबंदी है, पर धड़ल्ले से जमीनें बिक्री बिक्री। दूसरा, हमारा जो ट्राइब एरिया है, एसटी को तो बेचने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, उसका मिसयूज क्या होता है। एसटी वाला एक आदमी चक्रोता का है या कहीं का भी जो एसटी है, वो बेचारे ने देहरादून में एक ज़मीन खरीद ली, नौकरी लग गई, यहीं है, चलो भाई देहरादून में या हरिद्वार में ज़मीन खरीद ली उसने। एसटी कानून क्षेत्र के अंदर लागू होता है, क्षेत्र वाइज। चक्रोता हमारा जैसे क्षेत्र है, उसको जनजाति क्षेत्र घोषित होता है। उस आदमी ने, बेचारे ने यहाँ ज़मीन खरीद ली। अब कल को उसको मुसीबत पड़ गई, वो आदमी ज़मीन को बेच नहीं सकता, पाबंदी है उस पर। अरे वो तो देहरादून में रह रहा है, यहाँ से बेचारे ने मकान खरीद लिया, जो भी खरीद लिया, एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था, नहीं उस समर्थ हुई, फैमिली में कुछ ऐसा काम हो गया कि उसे ज़मीन बेचनी है। क्यों भाई? आज तक 20 साल 25 साल से उसको आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया, और अगर बेचेगा तो उस पर पाबंदी है। ऐसे ही हरिजन को तो ज़मीन बेचता है। वो क्या है जो 143 नहीं है, दूसरी तरफ डीएम को पावर नहीं दी हुई है आपने कि हरिजन की ज़मीन को अनुमति मिल जाए। हाँ, अनुमति दे के फिर उसका लैंड यूज चेंज कर दो, नहीं, फिर करोड़ों के भाव से बेचो। नहीं, देखिए उसमें दो तरह का है। एक तो वो ऐसे अपने हरिजन भाई को, अपनी बिरादरी के लोग को, ऐसे आदमी को ज़मीन बेचेगा जिस पर पहले से 16 बीघे ज़मीन है, उसको राइट है, 16 बीघे से ऊपर गवर्नमेंट उसे अनुमति दे देगी। पाबंदी है कि 16 बीघे तक उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। वो 143 कराते हैं, फिर 143 करा लो, बेच लो। अरे बाबा, आपने कितने केस पकड़े हैं, जबकि एनी लैंड लिखा है। तो हरिजन की ज़मीन कैसे औने पौने दाम में बिक रही है? बेचारे जो गरीब हरिजन है, उसकी ज़मीन बच रही है क्या? उसकी ज़मीन तो जो 1 करोड़ रुपए की है, वो 50 लाख में भी नहीं है, तो 10 लाख में बिकती है। क्या अन्याय! आपने उसे कितना वो दे दिया, वो तो फंसा हुआ है, वो तो हाथ जोड़ता फिरता है कि मेरे लड़की की शादी करनी है, या मेरा बीबी का ऑपरेशन होना है, या मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे ज़मीन बेचनी है। वो बेच सकता है, उसको तो पूरा दाम मिल जाएगा उसको। तो क्या हमारा ये इतना पुराने कानून जो हैं, जो इतने कानून हैं, इन पे क्या हमको सोचना नहीं है? ये भी तो भू सुधार के अंदर ही आएंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा कि चक्रोता का आदमी अगर देहरादून में ज़मीन खरीदता है तो उसको फिर यहाँ पर पाबंदी है, वो बेच नहीं सकता उस ज़मीन को। ऐसे ही इन कानूनों के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट होने हैं जिन्हें करना भी ज़रूरी है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थितियों में बदलने हैं। अभी सब कह रहे हैं कि साहब एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है। मैं देख रहा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, दूसरे मंत्रियों का भी अचानक आवाज़ निकलने लग गई। सर, आपको लगता है कि ये यूज़ परमानेंट हो जाना चाहिए कि भाई हम एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब तो है ही नहीं आपके पास ज़मीन, जो भी थोड़ी बहुत बची है, जितनी बची है से बचाना है आपको, भले कठोर कदम उठाने पड़ जाए। आपने 20 साल में जितनी वो लगानी थी या इंडस्ट्री लगा ली, जितना आपने और अनयूज करवाना था करवा लिया। अब पाबंदी लगाने में क्या दिक्कत है आपको? क्या आप बिल्कुल खेती रहित होना चाहते हैं उत्तराखंड को? जो भी आज भी 50-60% लोग इस पर निर्भर हैं, तो बिल्कुल। बट सर, निवेश भी चाहिए।
निवेश चाहिए, पर निवेश के लिए बहुत है आपके पास, आप करिए ना, हिली एरिया में दीज बनाइए ना, स्विट्जरलैंड बनाइए ना, पहाड़ों में सारा काम करवाइए ना बड़े बड़े। सर कोई भी पैसा वहां लगाएगा जहां मुनाफा होगा, वो क्यों लगाएगा वहां भाई पहाड़ में? जब आप लगवाना शुरू कर दोगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी, तो वहाँ अपने आप जब वहाँ मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब लेकिन- आपने सड़कें बना दी, आपने वहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुँचा दिए, आपने वहाँ सारी तरह की सुविधा दे दी, क्या है इस समय? अब सर एक गैरसैंण की बिल्डिंग में आपको बताऊं, वो इतने पड़ी है। कई सौ करोड़ लगा दिए उसमें, वो वहाँ साल जाने में को 2-4 दिन के लिए जाते हैं, वो बाकी वैसी ही पड़ी रहती है। अब वो मुझे लगता है वो जीर्ण शीर्ण हालत में जल्दी पहुंच जाएगी। तो मेरा एक और आपसे कहना है कि आपको लगता है मूल निवास और भू कानून का आपस में संबंध है, कि आपको इसको भी, मूल निवास को आप बिल्कुल। छोड़ नहीं सकते, आप भू कानून पे कह रहे हैं कि साहब भू कानून पे हम भूमि सुधार या नया कानून, मजबूत कानून लाएंगे, लेकिन साथ में आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बहुत उतना ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत जरूरी है। देखिए, आप मूल निवासी जब तक नहीं बताओगे कौन है, आपका आज तक निर्धारित ही नहीं हुआ। 2013 से पहले तो क्लियर था सर। पहले तो 50 का ही माना गया था। बिल्कुल, और 19 प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है। हाँ, वो 1950 से ही माना जाता, पर आप धड़ाधड़ बन रहे हैं, उसको अस्थाई प्रमाण पत्र बता दिया। बट आप सोचिए ना मूल सर, निवास एक सिंगल प्रमाण पत्र। बेंच जज के फैसले को हमने अंगीकार कर लिया, जबकि हम बड़े बड़े मामलों पे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं चैलेंज करने, वो सिंगल बेंच के जज के डिसीजन को हमने चैलेंज नहीं किया। उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर? अब मनसा तो आज की तारीख में मैं क्या बताऊं, आप सारे अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं कि कहीं इससे हमें वोट की राजनीति में फर्क न पड़ जाए। मेन तो यही है। बट आपको लगता है कि हमें मूल निवास पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल फिर आना पड़ेगा। ये जो नहीं आपका तो ऑब्जेक्टिव है डिफीट हो देखिए, जाएगा। आप बताइए, जब आपने ये कह दिया नगर पालिका के अंदर कानून लागू नहीं है, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैंने 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी, मैं यहाँ मकान बना के रहने लग गया, तो लिखा है उस कानून के अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं कि भाई जिसके पास उत्तराखंड में ज़मीन है वो कहेगा मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ, मैंने तो उस समय मकान बना लिया, अब मुझे ज़मीन खरीदने का राइट दे दो। जबकि मूल निवास के लिए आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। वो तो कहेगा अस्थाई प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं अस्थाई निवासी हूँ यहाँ पे। अस्थाई निवास से क्या मतलब भाई? मूल निवास क्यों नहीं? आजकल आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र जल्दी से नहीं मिल रहा, अस्थाई निवास का मिलता है। तो हमें मूल निवास पे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, तभी तो आप कह सकते हो कि ये मूल निवासी है, इसको राइट है यहाँ रहने का। अभी आपने देखा विधानसभा में रिजर्वेशन को लेकर भी चर्चा हुई कि रिजर्वेशन मूल जिस राज्य का है वहीं पा सकता है, वो दूसरे, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने अलग अलग सर्टिफिकेट बना के रिजर्वेशन का भी लाभ लिया है। आज ही मेरे से एक हमारा वकील भाई पूछ रहा था, शर्मा जी, एक उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसने देहरादून में आकर ज़मीन खरीद ली, क्या उसको लाभ मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि रिजर्वेशन तो वो मूल राज्य पे ही ले सकता है। नहीं, आपकी नौकरी, अगर नौकरी का लाभ, आप गवर्नमेंट से कोई नौकरी का पद ले रहे हो जी, तब तो आप ये पाबंदी लगा सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आप से मकान बनाने में पाबंदी कैसे लगा नहीं दोगे? लगा सकते। तो यही है मूल निवास और अस्थाई निवास में, यही फर्क है कि मूल निवासी तो आपको घोषित करने पड़ेंगे कि उस समय चाहे हमारी संख्या बहुत कम रह जाए, पर वो मूल निवासी तो होगा, कह तो सकता है डंके की चोट मैं हूँ यहाँ का मूल निवासी। आज तो हर एक कोई कहता है मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको लगता है कि हम जोन बना सकते हैं, जैसे हम मास्टर प्लान बनाते हैं कि भाई ये हमारा एग्रीकल्चर जोन होगा, हम इसको नहीं छुएंगे, ये हमारा इंडस्ट्रियल जोन होगा, ये हमारा रेजिडेंशियल जोन होगा। हो क्या रहा है, कोई भी कॉलोनाइजर या छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, वो 10 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं, जहाँ मन आ रहा है वहाँ प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, है ना, और वो सब अनप्लैंड हो रहा है। वो और फ्यूचर में और बड़ा चैलेंज आपके शहरीकरण के लिए खत्म हो रहा है। तो क्या हमें नए एग्रीकल्चर जमीन ही तो खत्म हो रही है सबसे पहले। नहीं तो हम एग्रीकल्चर को हम करेंगे ही नहीं, उनका लैंड यूज ही चेंज नहीं करेंगे जब तक कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। नहीं, यही तो हो रहा है, 20 साल से यही तो हो रहा है, वो उस पर पाबंदी लगी ही नहीं है। तो फिर हम इतना रोना क्यों रो रहे साहब, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है, जनसांख्यिकी संतुलन हो रहा है, और उसके लिए तो जिम्मेदार आप हैं।
जब आपने मास्टर प्लान आपने बनाया, मूल निवास खत्म कर दिया, आपने लैंड लॉ में तमाम तरीके धाराएं जोड़ के उसे कमजोर कर दिया, तो होना ही था वो तो। यही चीज़ तो देखिए। अब आप महायोजना के अंदर जब चाहे बदल लो, लैंड यूज चेंज होता है। गवर्नमेंट ने तो इसे महायोजना मास्टर प्लान तो अपने आप में ही एक खेल है। मैं बता तो रहा हूँ, वो गवर्नमेंट ने आमदनी का सोर्स बना लिया है। आप अगर लैंड यूज चेंज करा रहे हो ना किसी का, तो उसके अंदर कितना पैसा देना पड़ता है? कौन देगा? वो आम आदमी दे देगा? कॉलोनाइजर देते हैं, बड़े बड़े जो बाहर से आ रहे हैं, ऊपर तक की अप्रोच है उनकी, फट बदलता है उनका। वो ज़मीनें बड़े आराम से। तो दो चैलेंज है, एक तो कृषि भूमि बचानी है, मूल निवास देना है, और कृषि भूमि बचाने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करनी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रक्षा करना। मैंने उसके लिए जो तंत्र बनाया आपने, उसको टाइट करना है। वो उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर वो बेईमान है तो नहीं रोक सकते आप कभी भी, और बेईमान ही होता जा रहा है दिन पे दिन। बट सर, आप 75 साल के हो गए, ये एक ऐसा राज्य है जिसे गंगा की धरती, केदार की धरती, बद्री की धरती, गुलजू की धरती और बड़ी पावन देवभूमि कहा जाता है इसे। और इसके बारे में कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में अगर आपने पाप किए हैं तो आप देवभूमि में उन पापों को मिटाने आते हैं। अब आप जब देवभूमि में ही इस तरह के गलत आचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत पाप कर रहे हैं, तो फिर तो आपको वज्र का लेख भी नहीं मिटा सकता। कुछ भी तो ये नहीं, डर नहीं होगा? मतलब कोई डर कहते हैं ना, नहीं। ईश्वर से, दैवी शक्ति से डर लगता है। अगर किसी से डरता है इंसान तो दैवी शक्ति से डर, वो डर भी नहीं है मुझे लगता। खत्म हो गया। स्वार्थ के आगे सब खत्म। दिख रहा है तो, जिसे डर ही नहीं है, जब उसे ये पता है कि मैं पैसे के दम पर सब करा सकता हूँ, तो फिर क्या रह गया अभी कानून? जब आपकी ये भावना है, आपके दिल के अंदर है कि शर्मा जी आप हमें रास्ता बताओ, हम कर लाएंगे। अरे बाबा, तुम कैसे कर लाओगे? कानून तो ये है कि नहीं नहीं नहीं, आप हमें ये बताओ कि कहाँ से हो सकता है, कैसे हो जाएगा भाई? आप करा सकते हो उसे? आम आदमी करा सकता है? वो कैसे करा लाते हैं? वो ज़मीन 30 एकड़ के 80 एकड़ की ज़मीनें खरीदने की अनुमति मिल जाती है। 15 साल हो गए। अभी मैं एक केस लड़ रहा हूँ, हरिद्वार का केस है एक। वो कलकत्ता का आदमी है एक बेचारा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो आ गया यहाँ, उन्हें भाई इसमें हरिद्वार के अंदर गवर्नमेंट भी हमारी जो है इंडस्ट्रियल बढ़ा रही है, चलो मैं यहाँ आके, उसने कहा मैं यहाँ ज़मीन खरीद। उसने एक आदमी से यहाँ पर बात करी, उसने कहा मैंने गवर्नमेंट से 18 एकड़ की ज़मीन की अनुमति ले रखी है, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए मेरे से कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो मैं आपको ये प्लस इसके अलावा 450 एकड़ ज़मीन और दिलवा दूंगा, गवर्नमेंट में से मैं आपको अनुमति दिलवा दूंगा। उसने बेचारे ने आया था, बड़े कलकत्ता का आदमी, सपना सजो के सच में लेके, उसने कहा ठीक है भाई, आप यकीन मानोगे 20 करोड़ रुपया वो दे चुका है। बिल्कुल उसे सड़क पे उतार दिया, उसका लड़का मर गया, वो पागल हुआ घूम रहा है, उसको ज़मीन नहीं मिली है। वो 18 एकड़ ज़मीन 2 साल के लिए, जो आप बता रहे हैं ना, 2 साल के लिए मिली है, वो 5 साल बाद, वो 10 साल बाद वो उसे बेच रहा है। 10 साल तक उसने कुछ नहीं करा, वो ज़मीन बेच रहा है, और 450 हेक्टेयर ज़मीन उसे और देने का सपना दिखा के उन्होंने कर दिया। तो वो 2 साल में निहित नहीं हुई वो जमीन? ना, आज तक नहीं हुई। अब जब निहित हो गई, वो आए बोर्ड में स्टे लेकर चले गए उसी की शिकायत पे। जब उसने गवर्नमेंट में आकर रोना रोया कि भाई मुझे 18 एकड़, मेरे तो इतना पैसा भी खा गया, मेरी ज़मीन है, आप मुझे गवर्नमेंट में बेस्ट करके मुझे ही दे दो ज़मीन, मैं इसमें फैक्ट्री, तो मैं अपनी सारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म करके आया हूँ, करोड़ों रुपया मैंने लोन ले लिया है, तो मैं कहा ये हाल है। वो आदमी आज पागल हुआ घूम रहा है। तो आपको लगता है कि ये हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा अगर आप एक मजबूत कानून लेके आते हैं? बिल्कुल, है ना? मतलब बहुत बढ़िया। आप अगर उत्तराखंड राज्य का भविष्य आपने सुधारना है तो आपको सख्त से सख्त भू कानून बनाना पड़ेगा, साथ में मूल निवास, साथ में मूल। वो एक तो छोटी मूल सी बात मैं आपसे जरूर पूछा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, तो
उसमें सक्सेशन की बात की गई है, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं जो हमारा ये कानून है, जो हमारा भू कानून है और उसमें जो है? पूरी तरह हो रहा है। वो जल्दबाजी में तैयार करा गया है। मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, मैं इतने सीनियर एडवोकेट होते हुए मैं बिल्कुल जो काम गलत हुआ है, ये हमारा जमींदारी विनाश अधिनियम जो है, ये स्पेशल एक्ट है और इसको मान्यता मिली हुई है शेड्यूल 9 के अंदर। इसको बदलने के लिए हमारी जितने भी हमारे भू कानून है, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि हमारा एक भी वो संशोधन हुआ है इसके अंदर, वो राष्ट्रपति से अनुमोदन नहीं हुआ है, इसलिए वो इनलीगल है। जब तक राष्ट्रपति से अनुमोदन ना हो जाए और शेड्यूल 9 के अंदर जुड़ ना जाए, तब तक जितने अमेंडमेंट हैं कानून की दृष्टि से वो सब Null and void null and void है। अरे तब भी इसको लागू किया जा रहा है। तो इसको कोई अगर चैलेंज कर दे तो जितना चैलेंज भी हुआ इन है, प्रोविजनों का बिल्कुल उपयोग दुरुपयोग हुआ वो सब क्वैश हो जाएंगे। क्वैश हो जाएंगे, हो भी रहे। अभी अभी देखिए, जो अमेंडमेंट हमने देखा देखी कर दिया कि जेडे के अंदर जो है ना बिल जो है वो रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं था। वैसे भी बिल का जो कानून है उसमें बिल को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं, ओरल बिल भी होती है, पर 2 गवाह होने चाहिए। ओरल बिल भी कर सकता है आदमी, मरने से पहले पहले भी कह सकता है कि मैं बिल करके जा रहा हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है, उसका नाम ही अंतिम इच्छा है। पहले यूपी वालों ने कहा कि नहीं कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन होना, हमने भी देखा देखी लागू कर दिया। इसी एक्ट में भी हमारे यहाँ भी अमेंड हो गया 2005 में कि रजिस्ट्री कंपलसरी है रजिस्टर होना बिल। अभी हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि आपने ये जो उत्तर प्रदेश वालों ने ये जो कानून लागू कर दिया है जेडे के अंदर और बिना उसे राष्ट्रपति से अनुमोदन कराए लागू कर दिया है, वो नल एंड वॉइड है। तो उसके बाद भी हमारी सरकार को पता नहीं लग रहा भाई कि भाई कानून तो ये जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है उसने सजेस्ट नहीं किया देखते ही नहीं कोई। मैं बता तो रहा, यहाँ अगर मैं लाया नहीं हूँ आज, किसी दिन अगर आप बात करोगे तो जितने इनके अमेंडमेंट आ रहे हैं उससे अगर आप पढ़ के अगर पहचान ही नहीं सकते कि ये किस भले अमेंडमेंट को अमेंड कर रहे हैं। हाँ हर 2008 में एक आ गया, 2009 में आ गया, 10 में आ गया, तो वो लिखा ये नहीं लिखा जाएगा 2008 वाले में अमेंड कर रहे हैं, किस में अमेंड कर रहे हैं। नया अमेंडमेंट आ जाता है और उसे लागू कर दिया जाता है। आप उसे ये नहीं देख सकते कि वो पिछले कौन से अमेंडमेंट को अमेंड कर रहे हैं। ऐसा बना दिया इसको 7 जुलाई 49, उसको तो एक तरफ, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहली लाइन में लिखा है कि ये कानून जो है 7 जुलाई 49 को कहाँ पर लागू होगा, और संपूर्ण उत्तराखंड में, उस समय तो उत्तर प्रदेश था ना। देखिए संक्षिप्त नाम, प्रसारण और प्रारंभ लिखा है ना। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कहा जाएगा। इसका प्रसार उन क्षेत्रों को छोड़कर जो 7 जुलाई 1949 ईस्वी को संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन किसी नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, कंटोनमेंट इतने इतने में है, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा उसे छोड़कर। ये आज भी ऐसे है। ये अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ? आप करते जा रहे कि नहीं जी हमने तो 100 गांव बढ़ा दिए जी, 100 गांव में हमने नगर निगम में लिया है। अरे नगर निगम में लाने से क्या एक्ट खत्म हो गया? वो 7 जुलाई 1949 कहाँ गया? एक और बात जो आ रही है, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि आप शेड्यूल 5 के लिए लड़िए। एक बार आप ट्राइबल एरिया में, आपका पूरा एरिया आ गया, खासकर पहाड़ का इलाका ट्राइबल एरिया में आ गया ज़्यादातर, तो ये प्रॉब्लम ही सारी सॉल्व हो जाएगी। मैंने फिर वही बात आपको बताई, अभी आपको बताया ना, एक बेचारा शेड्यूल ट्राइब का आदमी आ गया यहाँ पर, या कहीं जाके उसने खरीद ली ज़मीन, चलो यूपी में खरीद ली, तो उसको उसे क्या भविष्य में अपनी ज़मीन को बेचने का राइट नहीं होगा? सोचना है, कहना आसान है, पर हमें जब भी कोई कानून बनाना है उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं एग्जिस्टिंग कानूनों को वो हाँ, सुपरसीड कर रहा है। सुपरसीड नहीं, विरोधाभास हो गया। सुपरसीड नहीं कर रहा हो, विरोधाभास उत्पन्न कर, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंट्राडिक्शन आ गया है। उस कंट्राडिक्शन को कैसे दूर करोगे आप? ये स्पेशल एक्ट है, ये शेड्यूल 9 में है, आप उसे भी स्पेशल एक्ट बना के इन सब एक्ट के ऊपर जब तक नहीं लाओगे
तब तक वो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। और वैसे भी अगर मान लीजिए अभी तो स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आ रही है, इसके बाद कई और हाँ। स्टेट गवर्नमेंट, मैं सुन रहा था बाद में अगर सेंटर ले आएगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के तो वैसे ही नहीं रहेंगे, सेंटर का लागू हो जाएगा, ये सेंटर का हमेशा लागू। होता बिल्कुल होगा। है ना। तो सारे फिर ये हमारे लोकल एक्ट कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, जल्दबाजी में अगर कोई कानून बनाना है तो बना लो ना, आसान है बनाना, लागू। अभी हमारी जो आचार संहिता बना, रेवेन्यू राजस्व संहिता हाँ। बना, ये जो बन रही है, इसको आपने कहीं ऐसा तो नहीं सर हम इस कानून की जगह ये सब राजस्व संहिता पे लेके आ जाएंगे? आ जाए, बहुत अच्छी बात है, वो उसका समर्थन करता हूँ। पर देखिए, आप किसी कानून को बनाने से पहले आपको उसको चर्चा करानी पड़ेगी। आप ज़्यादा चर्चा नहीं करा सकते तो आप बार एसोसिएशन में उसकी चर्चा कराएं। क्यों नहीं कराएं? तब आपको इफ एंड बट पता लगेगा उसका। आप कह रहे हैं ये क्लोज रूम चर्चा ना हो, ज्यादातर स्टेक होल्डर से इस पे बातचीत कर। इसी हमारी एक कमेटी जो बनी बेचारी, जो भी वकीलों ने मेहनत करी है उन्होंने, इसको आप प्रकाशन कराएं, इस पर आपत्तियां मांगें, इस पर चर्चा कराएं। पूरे हमारे उत्तराखंड की जितनी बार एसोसिएशन है उनमें रखें इसको और उस पर प्रस्ताव लें, इसकी अच्छाई बुराई हर एक आदमी। देखिए, प्रेमचंद शर्मा देहरादून के बारे में या हरिद्वार के बारे में ज़्यादा जान सकता है, नीति माना के माने में मैं इतना नहीं जान सकता कि उनकी क्या समस्या है। वहीं का आदमी बता, वो वहीं का आदमी बताएगा ना। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कराते उसे? आप जो भी कानून, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कानून बनाना चाहते हैं, उस पर चर्चा होना मस्ट है। और चर्चा कौन करेगा? आम आदमी कर लेगा, जो विधि ज्ञाता है। विधि ज्ञाता कौन है? अधिवक्ता ही आपके सामने मेन तो वो है। बाकी आप उनके एक्सपर्ट और भी ले सकते हो, पर एडवोकेट्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता? क्यों 2-3 एडवोकेट्स की राय से कानून बना दिया जाता है? या जो आपका विधि परामर्शी बैठे हैं, विधि परामर्शी क्या सब कानून जानते हैं क्या? वो सब हमारे उससे जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से। हम वकील लोग जुडिशरी को समझाते हैं, जजमेंट लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, कानून को सिखाते हैं कानून, तभी तो हम वो जजमेंट देते हैं। तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? चलिए, मैं आपकी बात से समझ गया कि इसमें अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, एक तो चर्चा करिए, नीति और नियत सही रखिए, और उसको उसी स्पिरिट पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती होगी। एडवोकेट शर्मा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत विस्तार से भू कानून पे चर्चा की, उसकी ज़रूरत क्यों है और किस तरह से मिसयूज़ हुआ है जो हमारा भू कानून है, उसे किस तरह से लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ किया है और अपना फ़ायदा कमाया है, और इस उत्तराखंड को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, इस पर चर्चा की। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई ये पूरे हालात को देख के। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर फिर जगता ना सोता है। अगर हम 2002-3 में ही एक सख्त भू कानून बना देते और अपनी एग्रीकल्चर लैंड बना देते तो आज ये ऊहापोह की स्थिति नहीं होती। हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी बची रहती, हमारा स्टेट भी आगे बढ़ता, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आता, हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी लगती, हमारा सर्विस सेक्टर भी आगे बढ़ता, हमारे पहाड़ में भी रौनक होती, और कुल मिलाकर हम अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सब जगह ध्यान दे पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी हम सही नीयत और नीति के साथ एक मजबूत भू कानून, वो भी मूल निवास के साथ, अगर इस धरा में लागू करते हैं तो हम अपने राज्य को बचा सकते हैं, जिस जनसांख्यिकी संतुलन का लगातार खतरा जताया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और मैं चाहता हूं आप लोगों के मन में भी अगर भू कानून या मूल निवास को लेकर कुछ बेहतरीन सुझाव हो तो इस पॉडकास्ट के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।